अरे कौन कौन आ गया भाई, जल्दी बता दो। रजनी, शिल्पी, पूनम, ब्रिजेश, विजय, मोनिका, नीरू एंड अंकुश, ये लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों ने मुझको जो है, मैंने आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी वाली एक्सरसाइज करवाई थी और किन्हीं कारणवश वो एक्सरसाइज जो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि सर्वर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ देर पहले, लेकिन अब वो अपलोड हो गई है आपके ऐप पर। आप जाके लाइव क्लासेस में देखोगे तो वो ऐप अपलोड हो गई है पूरी 1 घंटे की। वो कट गई थी ना बीच में, तो वो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो। और जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज भेजी थी, आपके ग्रुप पर भेजी थी, बहुत लोगों ने मुझे जो है कुछ ने मुझे भेजी थी जो है एक्सरसाइज अपनी चेक करके, तो मैंने भेज दिया उनको कि भाई कितना उनका रिस्पांस क्या रहा है। बाकी लोग भी चेक करके जरूर बता दें, केवल यहाँ पर वो ना करें। पूनम, अब वो आ चुका है, तुम उसमें आराम से देख सकती हो, अपलोड हो गई है एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अब आज जो मैंने करवाना है कि वही इंग्लिश टू हिंदी वाली ट्रांसलेशन ही चल रही है। तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आज जो हम लोग लेंगे, तो मैंने आपको जैसे उस दिन डीजीएस वाली कराई थी, है ना, दिल्ली जुडिशरी सर्विस वाली। आज जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है वो हम लोग करेंगे। यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी के मेंस में आईवी है, ये 2009 में आईवी है यूपीएससी के मेंस में, तो वो मैंने एक्सरसाइज ली है। ठीक है, चलो भाई, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब चलिए चलते हैं इंग्लिश टू हिंदी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम 2009 में आईवी जो है एक्सरसाइज को कर रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको पहले वो लिख रही हूँ सेंटेंसेस, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस शुरू करा, एज आवर एक्सपीरियंस reveals, progress is rapid wherever there is an efficient administrative setup, a high level of education and minimum political interference in development activities, in development activity। जो बच्चे जैसे मैं करवा रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो लोग कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं चेक कर, जो लोग कर नहीं रहे हैं या मुझे अपना करा हुआ दिखा नहीं रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। भाई विजय, तुम बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो ना, योगेश तुम भी नहीं बता रहे हो, बाकी लोग तो करते ही रहते हैं, भेज देते हैं, बता देते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं बता रहे हो, ये गलत बात है। अगर सुन रहे हो मुझे तो जवाब दो। दूसरी चीज रजनी पूछ रही है, मैम जो लॉन्ग सेंटेंस होता है उसे कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर खत्म करना है पता नहीं चलता। मैं आज देख रहा हूँ कितना लंबा सेंटेंस है, आज इसी को ही समझा रही हूँ कि कैसे जो है वो करना है। तो भाई ऐसा है, अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों का, समझे। चलो सेंटेंस देखो, एज आवर एक्सपीरियंस रिवील्स, इसके बाद लगा कॉमा, ये कॉमा लगा, प्रोग्रेस इज रैपिड,
wherever there is an efficient administrative setup, a high level of education and minimum political interference in development activity. देखो, एज हमारा एक्सपीरियंस रिवील्स, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे, यहाँ जब कॉमा आएगा ना, तो कॉमा के बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये एक अलग भाग है, ये अलग भाग है, और जब बीच में कंजंक्शन आ जाए तो वहां पर आप देख रहे हो, ये देखो एक जितने सेंटेंस में जितने वर्ब्स आ रहे हैं अलग अलग वो सेंटेंसेस जो है वो बनेंगे। आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि भाई जितने वर्ब्स आ रहे हैं ना उतने सेंटेंसेस अलग से बनेंगे, ठीक है, जितने वर्ब्स आ रहे हैं। अब जो हर वर्ब का जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वही लिखा जाएगा। जैसे इसमें जो है वर्ब के पहले आ रहा है एक्सपीरियंस, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। इसमें आ रहा है इज रैपिड, तो प्रोग्रेस हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर आ रहा है व्हेनेवर देयर इज एन एफिशिएंट, यहाँ पे जब देयर होता है सब्जेक्ट होता है तो हमें पता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने सब्जेक्ट जितने वर्ब आ रहे हैं ना उतने ही सेंटेंसेस, जितने वर्ब आ रहे हैं उतने ही सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने वर्ब होते हैं हेल्पिंग या मेन वर्ब, जितने वर्ब होते हैं उतने क्लॉजेस होते हैं, यानी कि उस एक सेंटेंस में इतने सारे सेंटेंसेस भरे हुए हैं। तो आपको हर वर्ब का सब्जेक्ट लेना है और उसी से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो मेरी बात समझ में आ गई हो तो बताओ। योगेश करके रख लेता है, आपको सेंड नहीं करता, अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप ही चेक कर लेता है सारा कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई मेरी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी जल्दी यस लिख दो, फटाफट यस लिखो। आ गई ना, चलो अब हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। मैं एक काम करती हूं कि आप लोग ना इस पॉइंट को लिख भी लो, जो मैंने ये पॉइंट बोला है इस पॉइंट को लिख लो आप लोग, ठीक है। मैं बोल रही हूँ पॉइंट लिखो। देखिए, अगर एक काफी लंबा सेंटेंस हो जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहा जाता है, अगर एक काफी लंबा सेंटेंस हो जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहा जाता है और उसमें विभिन्न क्लॉजेज आए, उसमें विभिन्न क्लॉजेज आए, क्लॉजेज मीन्स जितने वर्ब्स उतने क्लॉजेज, ये ब्रैकेट में लिख लेना, जितने वर्ब्स उतने क्लॉजेज, और उसमें विभिन्न क्लॉजेज आए तो हर वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढकर लंबे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। और अच्छा, एक चीज आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो कि आप लोग ने सबसे बड़ी चीज है, आप लोग गलती कर रहे हो भाई, मैन जहां पर लिखा हुआ है और वुमेन नहीं लिखा हुआ तब तो आप मनुष्य लिखो। अगर नहीं तो मैन और वुमेन लिखा है तो मनुष्य थोड़ी, भाई मनुष्य तो औरत भी, औरत मनुष्य नहीं होती। जो आप लोगों ने, मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी उसमें आपने लिख रखा था जैसे मनुष्य करता, भाई मनुष्य तो औरत भी होती है। जहां मैन वुमेन लिखा हुआ होता है वहां पे पुरुष और स्त्री लिखा जाएगा। जहां पर सिर्फ मैन लिखा हुआ है वहां मनुष्य का यूज किया जाता है, जहां वुमेन का वर्णन ना करा गया हो। तो इसमें जो है वो चीजें याद रखो और उसको ऐसे ही करो, ठीक है। हाँ भाई चलो, अब मैंने आपको जो बताया, अरे क्या बताया था मैंने मैंने ये बताया था, अगर एक सेंटेंस है लंबा सेंटेंस जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें कई सारी क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस के लिए मैंने आपको बताया था जितने वर्ब उतनी क्लॉजेस, तो हर क्लॉज के सब्जेक्ट को ढूंढकर उससे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाँ, आदमी का यूज आदमी करो और लिखो। अब जैसे हमारा सेंटेंस है एज आवर एक्सपीरियंस रिवील्स, पहला वर्ब है आपका ये, ठीक है। वर्ब के पहले आ रहा है एक्सपीरियंस, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन एज है तो एज के लिए हम लगाएंगे जैसा। अच्छा, जैसा के बाद की जरूर लगाते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि इंग्लिश में एज लिखा है, हिंदी में इसका मतलब होता है जैसा कि। हमारा अनुभव बताता है, ठीक है। जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, रिवील का मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना। तो जैसा कि हमारा अनुभव, हो सकता है किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ वो से ट्रांसलेशन सही ना बैठे तो तुम उस शाब्दिक अर्थ की जगह कोई और
ऐसा शब्द लो जो उस ट्रांसलेशन में बिल्कुल सही बैठे। तो जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, जो मार्क ऑफ जो पंचुएशन मार्क जहां है वो वैसा ही लगेगा। प्रोग्रेस इज रैपिड, प्रोग्रेस, ये देखो ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? उन्नति। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, आप लोग ना कई बार हिंदी के इंग्लिश के शब्दों को एज इट इज हिंदी में लिख देते हो। जैसे जज को जज लिख दिया, अरे भाई बोलते की हिंदी अलग होती है और लिखने वाली हिंदी अलग होती है। जज के लिए न्यायाधीश शब्द यूज करते हैं, जज नहीं यूज करते। जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, उन्नति वहां, गुड मॉर्निंग, किसने लिख के भेजा है? ये अंकुश ने। उन्नति वहां तीव्र है, रैपिड को तीव्र, वेरेवर के लिए बोलते हैं जहां, जहां। अब देखो, देयर की कोई हिंदी नहीं होती, तो देयर वाले वाक्य में आप ये सोच लो कि देयर को आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर हम इंग्लिश में देयर बना देते हैं। जहां, तो ये ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। जहां एक कुशल, एफिशिएंट, एडजेक्टिव पहले, नाउन बाद में। जहां एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। ए हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, जब ऑफ से लिखा जाता है तो इसे पहले लिखते हैं, इसे बाद में लिखते हैं। शिक्षा का एक उन्नत स्तर, क्योंकि एक इसके पहले लगा है, शिक्षा का एक उन्नत स्तर, ठीक है, और मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो ये पहले लिखेंगे कि मिनिमम पॉलिटिकल किस में, किस चीज में है, कि इसमें लिखें, और विकास कार्य में, इन है तो विकास कार्य में न्यूनतम राजनीतिक हस्तक्षेप। अब यहां पर वर्ब लगाएंगे इसका हो, ये जो ये वाला था ये इज, wherever there is an efficient administrator, a high level of education and minimum political interference, जहां पर ये हो तो वर्ब जो है वो लास्ट में लगाया जाएगा। अब जो फटाफट चेक कर लो और मुझे बताओ कि तुम लोगों का कितना ठीक हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ। जैसा कि हमारे अनुभव से पता चलता है, जहां भी एक कुशल प्रशासन स्थापित है, शिक्षा का एक उच्च स्तर और विकास गतिविधि न्यूनतम है, वहां प्रगति तेजी से होती है। उन्नति वहां तीव्र है, जहां उन्नति वहां तीव्र होती है, इसने उसको बाद में ले लिया। जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, जहां एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा का एक उन्नत स्तर और विकास कार्य में न्यूनतम राजनीति की हस्तक्षेप हो, वहां उन्नति तीव्र होती है। ये ऐसे भी लिख दोगे तो भी ठीक है। जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, उन्नति वहां तीव्र है जहां एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा का एक उन्नत स्तर और विकास कार्य में न्यूनतम राजनीतिक हस्तक्षेप है। अगर आप इस वाले क्लॉज को उठा के लास्ट में लगा देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। और अगर यहां भी रखते हो तो भी ये बिल्कुल सही है। मैम प्रोग्रेस से समझ नहीं आया, प्रोग्रेस इज रैपिड। हाँ भाई, आधा एक ही सेंटेंस बना है, प्रोग्रेस। ये देखो तीसरा, ये दूसरा सेंटेंस है, उन्नति वहां तीव्र है। देखो उन्नति तीव्र है, ये बन गया उन्नति। अब ये वहां इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वेरेवर आ रहा है। जहां पे कभी भी तुम्हें वेरेवर दिखता है ना, तो वहां पे तुम्हें वहां और जहां का प्रयोग करना है, क्योंकि जहां वेरेवर के लिए जहां लगाओगे ना, उससे पहले तुम्हें वहां अपने आप हिंदी में लगा लेना है। ये वाला पॉइंट भी लिख लो कि अगर कहीं पर वेरेवर आ रहा है तो उससे पहले वहां यूज करा जाएगा। लिख लो ये वाला पॉइंट। लाइव रिकॉर्डिंग में भी ठीक है। लिख लिया भाई ये वाला पॉइंट कि जहां पर वेरेवर दे रखा हो उससे पहले वहां का यूज जरूर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है उन्नति वहां तीव्र है जहां, क्योंकि अगर जहां आ रहा है तो उससे पहले वहां। अब देयर तुम्हें छोड़ देना है, क्योंकि देयर एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता,
ठीक है। अब देयर नहीं होता तो क्या यूज होता है, सीधा ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। जहां क्या है, जहां एक, एन के लिए लगाओगे एक, एफिशिएंट एडजेक्टिव है, जहां एक कुशल, एडमिनिस्ट्रेटिव को कहते हैं। देखो ये जो दोनों है ना, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है, ये एफिशिएंट और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपका नाउन है और ये उसका पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन बाद में आता है। जहां एक कुशल, एन के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था है, जहां एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, कॉमा, बार बार हो नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब केवल एक ही बार दे रखा है। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, जहां पर भी ऑफ दिया रहता है, इसे पहले बनाते हैं, इसे बाद में बनाते हैं। एक शिक्षा का एक उच्च स्तर, कॉमा, या कॉमा लगाएंगे एंड, और अब देखो अगर हम ये लिखते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डेवलपमेंट एक्टिविटी, तो एंड मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डेवलपमेंट एक्टिविटी, जब भी कोई भी आपका जो प्रेपोजिशन है वो कहां का जवाब दे रहा होता है, तो वो कहां वाली बात पहले आती है और ये चीज बाद में आती है। ये भी पॉइंट लिख लो क्योंकि प्रेपोजिशन देखो इसके बाद में करवा भी रही हूं, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे, ये वाला पॉइंट भी लिख लेना कि जो प्रेपोजिशन कहां का जवाब देता है वो पहले आता है और इंग्लिश में, इंग्लिश वाला वाक्य उस हिंदी में उसके बाद लिखा जाता है। और विकास कार्यों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम हो या न्यूनतम राजनीतिक हस्तक्षेप हो, ऐसे। अब बताओ भैया मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, और चेक करके बताओ आ गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो मेरी एक बात ये समझना, जो मैंने तुम्हें समझाया है ना, देखो ये वर्ब आ रहा है, ये लास्ट में वर्ब लगाएंगे, इज वेज जो है, क्योंकि ये पूरा एक सेंटेंस है। तुम ये देखो ना, एक वर्ब ये रहा, एक वर्ब ये रहा और एक वर्ब ये रहा, यानी कि 3 सेंटेंसेज है, मतलब एक से मेन सेंटेंस और 2 बाकी के क्लॉजेस है। तो हमें वर्ब को 3 ही वर्ब्स हैं, जिन 3 ही वर्ब्स को हमें यूज करना। बीच में बाबा हो करके या है करके नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ब हमारा एक ही है, ठीक है। तो सभी लोग चेक कर लीजिए और बता दीजिए कि कितना ठीक है कितना नहीं, जल्दी बताइए। इतनी देर में मैं इसे मिटा देती हूँ और फिर दूसरा जो वाक्य है वो लिख रही हूँ। आप एक चीज सोचिए, क्योंकि मैं ये पीसीएस जे के लिए पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए जब शुरू में भाई देखो 1 तारीख से शुरू हुआ, तो मैं एकदम से तो जो है बहुत हाई लेवल की ले नहीं लेती, तो मैंने तब उसमें लो लेवल की ली। अब भी मैं बहुत हाई लेवल की नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ले वो चीज रही हूँ जो एग्जाम में मतलब यूपीएससी ने कंडक्ट कराया वही। अब कल मैं जो मैंने फ्राइडे को कराया था, मैंने डीजीएस कराया था, दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज वाला। आज मैं आईएएस के मेंस एग्जाम का करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे बच्चे हैं भाई, जो उन्हें तैयारी कर रहे हो भाई, एमपी का पेपर आ गया है, बिहार का है, ट्रांसलेशन का जो लेवल आएगा वो ऐसे तो आएगा नहीं कि भाई घोड़ा घास खाता है और उसके साथ गाय भी घास खाती है, तो इसीलिए दोनों मिलके जब घास खाते हैं तो घास कम हो जाती है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस तो आने से रहे, है ना। राम पानी पीता है और सीता जो है वो पानी भरती है, इस तरीके के स्टूपिड सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको स्टैंडर्ड एग्जाम की ही तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपको हिंदी टू इंग्लिश में स्टैंडर्ड तैयारी करवा रही हूँ आपको, उसी तरीके से इंग्लिश टू हिंदी में भी मैं आपको जो चीज करवा रही हूँ वो ऐसे ही। दूसरी बात, मैं आप लोगों को जो मेथड्स बता रही हूँ, चीजें वो बता रही हूँ, वो आप लोगों को इम्प्लाई करनी है। और बाद में वीडियो जरूर देखा करो, जो आपके ऐप पे रिकॉर्डेड होके पड़ा रहता है, इससे आप लोगों का दिमाग जो है वो सही रहेगा, आपको चीजें पता चलेंगी। और दूसरी बात यह है, कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं होता कि वो 1 घंटा ना निकाल सके, समझे। हाय हाय हंस रहे हैं। हंस के स्माइलीज भेज रहे हैं। हाँ तो हंस क्यों रहे हो भाई। देखो जब भी कोई ट्रांसलेशन पढ़ाता है ना, तो पहले यही सिखाता है, राम खाना खाता है। अबे खाता है तो खाता रहे, तो अपने को क्या लेना देना। चलो भाई, मैं दूसरा सेंटेंस लिख रही हूं, ध्यान से देखो। टू मी डेवलपमेंट, ये जो मैं
लिखती हूँ ना मेरे साथ साथ लिख लिया करो जो मैं, क्योंकि मैं बोलती भी हूँ ना। तो टू मी डेवलपमेंट इज ए सिक्योरिटी सेंट्रिक फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, फिनोमिनन का मतलब होता है घटना। टू मी डेवलपमेंट इज अ सिक्योरिटी सेंट्रिक फिनोमिनन, लेकिन यहां पर घटना का यूज नहीं किस कर सकते, तो यहां करना धारणा। फ्रॉम, अच्छा पंचुएशन मार्क्स का भी ना बहुत फर्क पड़ता है। फ्रॉम पॉवर्टी टू फूड सिक्योरिटी, social security and thereafter national security। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये भी एक पूरा उतना ही बड़ा जो है सेंटेंस आ रहा है, लेकिन पहले मैं आपको इसको समझा दूं, उसके बाद कौन सी स्टोरी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि है कौन सी स्टोरी नहीं है, राम वाली। पहली बार सुनी होगी राम वाली कहानी तो। एक मिनट जरा, ये जो है वो हो रहा है। हाँ, अब देखो पहले मैं समझा दूं। पहले एक चीज देखो, ये जो पूरा वाक्य, जैसे मैंने तुम्हें इससे पहले वाला वाक्य बताया था कि भाई एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस तब होते हैं जब उसमें कई वर्ब्स दिए रहते हैं। तुम इसको पढ़ो। To me, development is a social centric phenomenon from poverty to food security, social security and thereafter national security। सिर्फ एक ही वर्ब है। जब एक ही वर्ब है तो इसका मतलब है क्या है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस में एक ही वर्ब है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। दूसरा, यहाँ पर तुम देख रहे हो डैश लगा हुआ। डैश का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इलेबोरेट करते हो ना, कि जैसे कि उदाहरण स्वरूप जैसे आप बोलते हो कहां से कहां तक, तो डैश लगाते हैं। डैश का मतलब होता है जब आप पंचुएशन में, जब आप किसी चीज को उदाहरण स्वरूप बोलते हो। पंचुएशन मार्क्स का भी अपना एक जो है बहुत बड़ा रोल है, पंचुएशन मार्क्स का। चलो, टू मी डेवलपमेंट इज अ सिक्योरिटी सेंट्रिक फिनोमिनन फ्रॉम पॉवर्टी टू फूड सिक्योरिटी। अब मैं देखो टू मी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मी। जहां पर भी तुम्हें टू मी दिखे उसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो कैसे बनाओगे? अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है मेरे अनुसार। मेरे अनुसार डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? डेवलपमेंट। मेरे अनुसार कॉमा लगाना है, जो जैसा पंक्चुएशन मार्क है उसे वैसे ही लगाएंगे। मेरे अनुसार विकास। अब चूंकि हमें लास्ट में लगाना है, तो हम इस पूरे सेंटेंस को लिखने के बाद इसको लिखेंगे। विकास एक सुरक्षा सुरक्षा, सेंट्रिक को बोलते हैं केंद्रित। अब हम यहाँ अगर घटना लगाएंगे, फिनोमिनन में से घटना होता है तो वो गलत, तो हम कहेंगे भाई ये एक हमारा क्या है? एक धारणा है। मेरे अनुसार विकास एक सुरक्षा केंद्रित धारणा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ आके इसको लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ डैश आ रहा है। अब डैश आ रहा है तो इसका जो वर्ब है हमने यहाँ लगा दिया कि यहाँ से। अब यहाँ से हमारा प्रेपोजिशन से पार्ट स्टार्ट होगा, तो हम प्रेपोजिशन से ही करेंगे। क्यों? फ्रॉम पॉवर्टी टू फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड देयर आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा कि गरीब। फ्रॉम और टू का मतलब होता है, ये जो प्रेपोजिशन है ना, इसका मतलब से लेकर, तो इसको ऐसे बनाते हैं। अगर कहीं पर भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम 5 PM टू 6 PM, तो मैं इसको हिंदी में अगर लिखूं तो ऐसे लिखूंगी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, तो इसको 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो ये फ्रॉम और टू का से लेकर तक होता है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो, मेरे अनुसार विकास एक सुरक्षा केंद्रित धारणा है। गरीबी से लेकर, अब यहां पर गरीबी से लेकर खाद्य सुरक्षा, उसके बाद देखो गरीबी से लेकर खाद्य सुरक्षा,
अब देखो ये पूरा तक जो है कहां तक है, फ्रॉम पॉवर्टी टू फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड देयर आफ्टर नेशनल। तो ये टू जो है, टू में ये सारे आ रहे हैं, खाद्य सुरक्षा, उसके क्या था, सामाजिक सुरक्षा, और एंड के लिए और, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा तक। तो बच्चों पहले ये लिख लो, फिर मैं दोबारा से आपको समझाती हूं कि इसे कैसे किया जाएगा। मेरे लिए नहीं बेटा, मेरे अनुसार टू मी जहां पर भी लिखा होता है ये तो इसमें ही लिख लगा था बेटा। पहले ये लोग तुम लोग लिख लो, फिर उसके बाद मैं समझाती हूं। और जब लिख लो तो सभी लोग मुझे यस लिख देना कि हमने लिख लिया है, जो जो लोग प्रेजेंट हैं। ये ब्रिजेश और हुस्नारा आ गए, मगर इन्होंने मुझे जो है कुछ बताया नहीं कि हम आ गए हैं। सभी लोगों ने लिख लिया है? नहीं पता, मैं बता रही हूं। अब मैं इस चीज को खोल के समझाती हूँ। देखो, जब भी कभी तुम्हें टू मी दिखे, एक चीज टू मी टू हिम कहीं भी दिखे, तो उसके लिए यूज करना अनुसार। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख लेना इस वाली लाइन का। ये पूरी एक पैराग्राफ है, मैं तुम्हें जैसे कह रही हूं वैसा लिखना। टू मी के लिए लिखना के अनुसार, ये एक ही वर्ब है। डेवलपमेंट इज अ सिक्योरिटी सेंट्रिक फिनोमिनन, इस यहां तक आ गए। इसके बाद क्या है, ये डैश आ गया। डैश जो है ना वो क्या कर रहा है, इस चीज को पूरा एग्जाम्पल से सबको कर रहा है। डैश क्या करता है, किसी चीज को खोल के समझाता है। तो यहां तक आ गए। अब ये जो फ्रॉम है, अब हम यहां पर है यहां इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि फ्रॉम शुरू का पॉइंट बता रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, और टू एंड पॉइंट बता रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर है लगा के छोड़ देंगे, और फ्रॉम और टू का जो मैंने तुम्हें मतलब बताया था, से लेकर तक। तो जब भी कभी डैश आए तो वर्ब डैश के पहले लगा दो। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो किससे शुरू हो रहा है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। वाक्य एक ही है लेकिन किससे शुरू हो रहा है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। और प्रेपोजिशन में तुम्हें ये याद रखना है कि फ्रॉम और टू का मतलब क्या होता है, शुरू की लिमिट और एंड लिमिट। तो जो तक लगाओगे ना वो कहां लगाओगे, एंड लिमिट के बाद लगाओगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता दो। गुड मॉर्निंग किया था? ओहो मुझे दिखाई नहीं दिया, चलो दोबारा से कर लो फिर, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट लिख लेना। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं जब इसके आगे खड़ी हो रही हूँ, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं। बेटा अगर तुमने ना, मैंने आदमी लिखा तुमने पुरुष लिखा, वो सही है, उसे मत काटा करो जो तुम मुझे भेजते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं तुमने झेलना लिखा मैंने सामना लिखा, दोनों वर्ड ठीक है, उसे मत काटा करो। इसके अलावा जो चीज किसी चीज की सिनोनिम है ना, तुमने वो लिखा मैंने वो लिखा, जो आंसर में भेजा मैंने तुम्हें, उसे मत काटा करो। अगर सीक्वेंशियली नहीं बैठ रहा है केवल तब काटा करो, सिनोनिम्स वाला पार्ट मत काटा करो। अरे भैया बात तो एक ही है ना वो, उसमें अगर औरत लिख रहे हैं या महिला लिख रहे हैं, जो उससे जो है कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि अगर मैंने महिला लिख के भेजा तुमने औरत लिख रखा तो तुम काट दोगे, वो थोड़ी है। और कांच के समान है, और अगर उस पर किसी चीज में आपने तो जो है कुछ और लिख रखा है लेकिन वो उसका सेंस सही बैठ रहा है तो उसे मत काटो। फिर तुम यूं सोचते हो कि हमारी जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही हैं, ऐसी मिस्टेक्स नहीं है तुम्हारी, और तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा जो है तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर तुम लोग अपने आप को जबरदस्ती की गलतियां करोगे ना तो तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस टूटेगा। क्या बोल दूं है नीरू, क्या बोल दूं, पॉइंट बोल दूं? चलो पॉइंट बोल देते, लिखो। यदि किसी सेंटेंस में फ्रॉम और टू एज प्रेपोजिशन दिया हुआ हो, फ्रॉम और टू प्रेपोजिशन दिया हुआ हो, तो फ्रॉम बिगिनिंग बताता है
और टू एंड लिमिट बताता है। इसका मतलब होता है इसका मीनिंग होता है से लेकर तक। यदि बीच में कई सारे नाउन्स दिए हुए हो, यदि बीच में कई सारे नाउन्स दिए हुए हो तो तक लास्ट नाउन के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तक लास्ट नाउन के बाद लिखा जाता है। इसका एक पॉइंट और लिख लो, डैश डैश अपने से पहली कही गई बात को व्याख्या, अपने से पहले कही गई बात का व्याख्यान करता है, इलेबोरेट करता है। तो यहां तक हुई ये वाली चीज। अब मुझे बताओ, अगर तुम लोगों ने लिख लिया हो तो बताओ, तो मैं इसे मिटा देती हूं और फिर मैं तीसरा सेंटेंस देती हूँ। मेरे अनुसार विकास गरीबी से लेकर खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा तक केंद्रित धारणा, ऐसे नहीं। मेरे अनुसार विकास एक सुरक्षा केंद्रित धारणा है, गरीबी से लेकर खाद्य। ये वाला सेंटेंस तो पूरा बनेगा, इसे तोड़ इसलिए नहीं सकते अंकुश, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस को बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता, सिर्फ टूटता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज को आधा पहले और आधा बाद में ले लेते हैं। सिंपल सेंटेंस नहीं टूटता बेटा, इसे मत तोड़ो, ऐसी हिंदी मत लिखो, हिंदी की टांग ना तोड़ो हिंदुस्तान में रह के। अब चलो एक इसी का ही आगे तक का भाग बता रही हूं, इसका एक और, कल भी इसको ही पूरा करवाऊंगी। तक के बाद कुछ नहीं लगा, बस तक पे छोड़ दो। अब इसका आधा भाग और लिखवा, ये इसका ये पूरा पैराग्राफ है, मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ करवाऊंगी, लेकिन आज ये लास्ट पॉइंट करवा रही हूं। और उसके बाद तो मैं करवाऊंगी prepositions। In India 2020 we have identified 5 areas where India has a core competence for integrated action। अब आप इस वाले वाक्य को पहले देख लो, फिर मैं उसे ट्रांसलेट करूंगी। पहले मैं इस वाक्य को बताऊं, पहले मुझे ये बताओ कि सेंटेंस में कितने वर्ब है। जल्दी जल्दी वर्ब ढूंढो बालकों, फाइंड आउट द वर्ब। मैम तक के बाद कुछ नहीं लगाया, हाँ जी, फटाफट वर्ब ढूंढो बालकों और ये बताओ हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर, देन वी विल डिसाइड इसमें सेंटेंसेस कितने हैं। जल्दी जल्दी, चावड़ा बजा दूंगी तेरे बहुत जोर से। एक वर्ब है इसमें, बिल्कुल सही। जो लोग दो दो का जवाब दे रहे हैं वो देखो। इन इंडिया 2000 वी हैव आइडेंटिफाइड, वर्ब वन वो हो गया, हेल्पिंग वर्ब, भाई मानेंगे इसको एक ही, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हैव आइडेंटिफाइड। इंडिया हैज, अरे दो वर्ब है, दो ही वर्ब है ना। इसका जब दो वर्ब है तो इसका मतलब क्या हो गया, जब दो वर्ब है इसका मतलब ये दो सेंटेंसेस है। और दो सेंटेंसेस कैसे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, किससे जुड़ रहा है, वेयर से। अब सबसे पहले ये देखो, अगर किसी में प्रेपोजिशन आ रहा है इन इंडिया 2020, तो सबसे पहले जो है ना ये लिखेंगे, ठीक है। 2020 के भारत में जो आपको जो समय है, जो क्या कहना चाहिए,
जो ईयर का नाम है वो सबसे पहले आता है। ऐसे लिखेंगे भारत 2020 में ना, 2020 के भारत में आपको अगर प्रेपोजिशन लगा हुआ है और उसमें आपको साल का नाम दिया हुआ है और बीच में प्लेस दिया हुआ है, तो आपको साल पहले और प्लेस बाद में लिखना है। पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विजय कुमार ने सबने जवाब सही दिया, योगेश ने गलत जवाब दिया था। चलो पॉइंट लिखो। ये लिखिए कि यदि वाक्य प्रेपोजिशन से शुरू होता है, यदि वाक्य प्रेपोजिशन से शुरू होता है और उसमें प्लेस और ईयर साथ में दिए हुए हो, तो ईयर पहले और प्लेस बाद में यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी चीज प्रेपोजिशन से शुरू होती है ना वो एडवर्ब बन जाती है, और एडवर्ब का एक प्लेसमेंट होता है जो है भाई सबसे पहले क्या लगाना होता है। लेकिन इसमें देखो देखो एमपीटी होता है, जैसे मैंने प्लेस टाइम, यहाँ टाइम तो दे नहीं रखा, यहाँ पर साल है, तो कैसे करेंगे? देखो 2020 के भारत, इनके लिए लगाएंगे मई। 2020 के भारत में, यहां तक आ गया। वी हैव आइडेंटिफाइड 5 एरिया, क्योंकि ये यहां तक खत्म हो रहा है तो इसे कर दो। हमने अब मैंने तुम्हें बता रखा है जब भी कभी आए तो इसमें किए हैं जरूर लगेगा, लास्ट में है। हमने ऑब्जेक्ट क्या है मैंने बताया था, सब्जेक्ट के एकदम बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एक साथ दे रखा हो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर इकट्ठा दे रखा हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाते हैं। हमने 5 क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं, तो क्या करेंगे? हमने 5 क्षेत्रों की है, 5 क्षेत्रों की 2020 के भारत में हमने 5 क्षेत्रों की पहचान की है, अब यहां से करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे खत्म हो रहा है, यहां से अब तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रहा है। वेयर इंडिया हैज, वेयर के लिए लगाएंगे जहां वेयर इंडिया हैज अ कोर कॉम्पिटेंस फॉर इंटीग्रेटेड एक्शन, जहां इंडिया या भारत में, अब इसको करेंगे इंटीग्रेटेड, ये ऑब्जेक्ट पहले, जहां भारत में एकीकृत, इंटीग्रेटेड को बोलते हैं एकीकृत कार्यवाही, जहां भारत में एकीकृत कार्यवाही फॉर, के लिए, उल्टा चल रहे हैं, के लिए कोर कॉम्पिटेंस, ये तो लास्ट में लगाएंगे हैज, एक कोर, जहां भारत में एकीकृत कार्यवाही के लिए एक प्रमुख, कोर को बोलते हैं प्रमुख, एक प्रमुख क्षमता है। बन गया। देखो 2020 के भारत में हमने 5 क्षेत्रों की पहचान की है जहां भारत में एकीकृत करवाए के लिए एक मुख्य क्षमता, बिल्कुल से एक मुख्य या एक प्रमुख क्षमता। देखो चेक करो, लिख लो पहले, सबसे पहले लिख लिया हो तो मुझे बता दो कि लिख लिया हमने। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मुझे बता दें, क्योंकि फिर मैं इसको आपको बताऊंगी क्या है। देखो वेयर, आप ये देखो कि ये 2 सेंटेंसेस है। इन इंडिया 2020 वी हैव आइडेंटिफाइड 5 एरियाज, ये पहला वाक्य है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? वेयर इंडिया हैज अ कोर कॉम्पिटेंस फॉर, जहां, जो चीज जहां का जवाब देती है वो चीज क्या होती है? वो एडवर्ब क्लॉज होती है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो दोनों सेंटेंसेस अलग अलग बनते हैं, दोनों के वर्ब और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो वो दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग बनते हैं। और वो जो मैंने पॉइंट बोला था कि यदि समय और वो ईयर और देश, प्लेस एक साथ दिए हुए हो तो ईयर पहले लिखेंगे और जो प्लेस है वो बाद में लिखेंगे। लिख लिया? अब इसको लिखोगे अपनी कॉपी में, जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा देख जरूर लेना कि ये क्या करा है हमने, कैसे करा है, क्या बताया है मैडम ने। पॉइंट्स जो है सारे करने हैं आप लोगों को, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आज जो मैं इंग्लिश टू हिंदी वाला ट्रांसलेशन है वो यही 3 सेंटेंसेस तक है, क्योंकि इसमें अब इसी वाले हिस्से को आगे बढ़ाऊंगी, कल करवाऊंगी, इसका हिस्से को आगे कल करवाऊंगी, थोड़ा सा तुम्हें भेजूंगी और बाकी का मैं ही करवाऊंगी इसे कंप्लीट। वो जो मैंने उस दिन फिल्म वाला करवाया था उसका आधा हिस्सा भेजूंगी मैं आप लोगों को। वो जो फिल्म वाला करवाया था ना, मजदूरों का वर्णन, वो गरीब किसान का वर्णन किया, वो भेजूंगी मैं आज आपको। अब हम लोग करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, हो गया है। अब हिंदी टू इंग्लिश में प्रेपोजिशंस चल रहा था, डाल लो हेडिंग प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस चल रहे थे, फटाफट हेडिंग डाल लो प्रेपोजिशंस की। ये हिंदी टू इंग्लिश स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कॉपी निकाल लो अपनी ये वाली, मतलब कि आधा पार्ट जो मैंने बोल रखा है हिंदी टू इंग्लिश का अलग बनाओ, इंग्लिश टू हिंदी का अलग बनाओ। दोनों चीजें साथ में चला रही हूँ क्योंकि जिससे कि तुम कोई भी चीज भूलो नहीं। तुम्हारा वही हिसाब किताब है, आगे बढ़ते चले पीछे छोड़ते चले, वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग ओवर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे वो चीज चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट, मुझे रिजल्ट चाहिए। जब इतने सारे भावी जज मेरे से पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे रिजल्ट चाहिए। देखो भाई, मेरे वो सरकारी गाड़ी मेरे को नहीं मिलेगी, तुमको मिलेगी, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्यूचर को शेप देने में योगदान मेरा भी होगा। चलो अब हम लोग जो प्रेपोजिशन है, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन में शुरू कर रही हूँ। मैंने आपको प्रेपोजिशन अभी करवा दिया, हमारा उस दिन याद होगा आपको ऐड चल रहा था कि भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति है ना। तो मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से मैं आपको समझाऊंगी। हम खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। अब ये हिंदी में बोलते हैं। इस सेंटेंस को अगर तुम सोचो तो ये ऐसे हो गया, ये मान लो ये टेबल है, देखो भाई मेरी टेबल मैंने ऐसी बनाई, खाना खाने के लिए बैठे हैं तो उसको खुद भी चढ़ के बैठ गए। ये देखो खुद भी चढ़ के बैठे हैं, खुद भी चढ़ के बैठ गए। ये प्लेट रखी हुई है, टेबल पे चढ़ के बैठ गए। इस सेंटेंस से तो यही लग रहा है कि जैसे ये कहा जा रहा हो, है ना। इस सेंटेंस से यही नहीं कह रहा है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो इसे कैसे बनाएंगे, आप लोग बताओ। हम खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। देखो अगर यहाँ पे सिंपल है, अगर मैं बताऊं हम खाना खाने के लिए टेबल पर, के लिए पहले ही आएगा, फिर ये के लिए वाला आएगा। अब ऐसा क्यों होगा कि जहां स्थान पहले बताते हैं, पर्पस बाद में बताते हैं। अगर दो प्रेपोजिशंस आ रहे हो ना, दो प्रेपोजिशंस आ रहे हो और दो प्रेपोजिशन जैसे के लिए है और टेबल पर है, तो पहले स्थान बताओगे फिर पर्पस बताओगे। ये पॉइंट लिख लेना कि यदि किसी वाक्य में दो प्रेपोजिशंस आए तो स्थान बताने वाला पहले, और उद्देश्य बताने वाला बाद में लगाते हैं। देखो वी सैट, ठीक, कहां बैठे, कहां पर, एट द टेबल, ठीक है, टेबल के ये आसपास। वी सैट एट द टेबल फॉर लंच। बस, के लिए खाना को केवल लंच ही बोलते हैं, फॉर लंच। वी सैट एट द टेबल फॉर लंच। खाने के लिए कुछ मत लगाओ, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद या तो इन्फिनिटिव या जेरेंड्स आते हैं या नाउन आता है। तो लंच लगा दिया, कंप्लीट हो गया। तो वी सैट एट द टेबल फॉर टेकिंग फूड, ये भी मत कीजिए, फॉर लंच करिए। या आपने कहा है, क्योंकि फॉर और टू एक साथ नहीं आता, पर्पस बता रहे हैं। टू वी सेट एट द टेबल फॉर लंच, वी सेट एट द टेबल, फिर क्या कहेगा टू टेक फूड, तो फिर टू ही लगेगा, फिर वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि टू और फॉर एक साथ नहीं आ सकते। वी सेट एट द टेबल फॉर लंच। तो ये जो याद रखिएगा, अगर बीच खाना खाने आ रहा है और के लिए आ रहा है तो खाना रखो, खाना छोड़, खाने छोड़ दो, तो उसमें आएगा वी सेट एट द टेबल फॉर लंच। तो अगर आप वी सेट ऑन द टेबल लिख देते तो ऑन द टेबल ये होता,
टेबल पे चढ़ के बिल्कुल बेचारे बावले हैं, कुछ ये नहीं पता, कहीं से आए हैं टेबल पे चढ़ के बैठ गए खाना खाने को। हाँ, आपको मैं बता देती हूँ, ये ना हम सिर्फ हिंदी में बोलते हैं खाना खाना, खाना खाना, खाना खाना। इंग्लिश में ना सबके शब्द अलग होते हैं। अगर आप हिंदी में खाना लिख रहे हैं ना तो फिर वो लंच ही होता है, ठीक है। अगर कहते हैं रात्रि भोज तो वो होगा, उस पर रात्रि भोज दिया हुआ होगा। नाश्ता, खाना लंच ही होता है, रात्रि भोज को डिनर कहा जाता है, समझे। रात को खाना नहीं खाते, रात्रि भोज करते बाबलो। हाँ भाई मेरे बाल को ये वाली बात समझ में आ गई तो बताओ, तो मैं इसका पॉइंट बोलूं। ये वाला पॉइंट तो लिख लिया ना, स्थान पहले पर्पस बाद में लगाते हैं। पॉइंट बोल दूं? लिखो, एट उस स्थान को पॉइंट आउट करता है जहां हम हैं। एट उस स्थान को पॉइंट आउट करता है जहां हम हैं, ठीक। और इन उस स्थान के अंदर की बात करता है। एट उस स्थान को पॉइंट आउट करता है जहां हम हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं बस स्टॉप पर हूं तो एट लगाऊंगी। लोकेशन जब बता रहे हैं तो क्या लगाया जाता है? एट। किसी चीज के अंदर हो तो क्या लगाया जाएगा? इन, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर, दुकान के अंदर हो तो इन द शॉप। मार्केट है लोकेशन आपकी तो एट का यूज किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी जल्दी सब बता दो, whether you are getting my point or not। जल्दी जल्दी बताओ भाई, वाल को इतना समय नहीं है मेरे पास। और जितने भी लोग प्रेजेंट है सब लोग यस लिखे। आ गया? सबके जवाब नहीं आए हैं मेरे पास। इसका मतलब जिनके जवाब नहीं आए हैं उनको समझ में नहीं आया। चलो ये वाला हुआ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ऐड का ही एक और चीज बताती हूँ। ऐड का यूज फेस्टिवल्स, वीकेंड्स, के पहले करते हैं। ठीक है, एट का यूज फेस्टिवल्स, वीकेंड्स के पहले करते हैं। अब पहले मैं आपको एग्जांपल से समझ लिख रही हूँ, फिर दिखाऊंगी। हमारी दुकान ने दुर्गा पूजा पर एक, अब इसका मैं स्टॉक क्लियरेंस सेल की, मुझे हिंदी नहीं आ रही है, स्टॉक क्लियरेंस सेल घोषित कर दी है, ठीक है। माल समाप्ति सेल। ये हमारी दुकान ने दुर्गा पूजा पर एक स्टॉक क्लियरेंस सेल घोषित कर दिया। पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। हमारी दुकान ने, ये हुआ सब्जेक्ट, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल, ये हुआ ऑब्जेक्ट, घोषित कर दी है, ये हुआ तुम्हारा वर्ब, और दुर्गा पूजा हुआ तुम्हारा प्रेपोजिशन। तो जब कभी किसी फेस्टिवल की, या कहते हैं कब का जो है, कौन से ओकेजन पर, तो जो कब का जवाब दे रहा है उसे कहाँ लगाएंगे? लास्ट में। जो चीज कब, जब भी किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन कब का जवाब देता है तो उसे कहाँ लगाते हैं? सेंटेंस के लास्ट में। ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, ठीक है।
किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रेपोजिशन कब का जवाब दे रहा है तो उसे लास्ट में लगाते हैं। अब अगर हम इसे बनाएंगे, हमारी दुकान में, आवर शॉप, ठीक, शॉप एक ही है, घोषित कर दी है, वो पहले लेंगे आप, हैज, और घोषित को बोलेंगे डिक्लेयर्ड। एक मिनट, डिक्लेयर्ड, आवर शॉप हैज डिक्लेयर्ड क्या, एक स्टॉक, स्टॉक क्लियरेंस सेल, कहां, कब, एट दुर्गा पूजा। यहां ऑन नहीं लगाएंगे, यहां क्या लगाया जाएगा, एट, क्योंकि फेस्टिवल्स के पहले एट का यूज किया जाता है। आवर शॉप हैज डिक्लेयर्ड स्टॉक क्लियरेंस सेल्स एट दुर्गा पूजा, बिल्कुल सही। यहां पर अधिकतर लोग जो है वो ऑन लगा देंगे, यहां ऑन ना लगा के क्या लगाया जाता है, एट का यूज किया जाता है। वीकेंड के पहले, फेस्टिवल्स के पहले एट का यूज करते हैं। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता दो। तो मैं इसे मिटा के फिर आगे बढ़ती हूं। आ गई बात समझ में सभी लोगों को कि अगर किसी भी फेस्टिवल का या वीकेंड का हम वर्ड यूज कर रहे हैं, सप्ताहांत, सप्ताहांत में हम सब्जी लेने जाते हैं, वी गो टू बाय वेजिटेबल्स एट वीकेंड्स, ठीक है। अगर क्योंकि पर्पस बता रहे हैं तो टू लगाइए, वी गो टू बाय वेजिटेबल्स एट वीकेंड्स, या कुछ विद्यार्थी सप्ताहांत में क्लास लेते हैं, सम स्टूडेंट्स टेक क्लासेस एट वीकेंड्स, ठीक है। अब ये देखो, ये यहां तक हो गया है। अब मैं आपको दूसरा प्रेपोजिशन वाला, एक और प्रेपोजिशन वाला पार्ट करा रही हूं। तो ये एट वाला पार्ट हो गया है, अभी आते रहेंगे बीच बीच में। देखो, अब हमारे प्रेपोजिशंस हैं, ये वाले जो प्रेपोजिशंस हैं ये हमारे टू एंड टूवर्ड्स हैं, ये डायरेक्शन, ये हमारे ये डायरेक्शन बताने वाले हैं, यानी कि दिशा, डायरेक्शन बताने वाले। अब मैं सबसे पहले आपके पास 4 सेंटेंस देती हूं। वह मेरे पास आया किसी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह लेने, ठीक है। अब जो टू होता है, टू कहां यूज करते हैं, जब मंजिल बताते हैं, ठीक है, लक्ष्य बताते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, टू। वह मेरे पास आया, तो किसके पास आया, मेरे पास, ये पहले सेंटेंस यहां तक है। वह मेरे पास आया यानी कि उसकी मंजिल कौन हूं मैं, ही आया, केम किसके पास, मेरे पास, ही केम टू मी। वह मेरे पास आया, क्योंकि मैं जो हूं क्या हो गया, लक्ष्य या मंजिल। वह मेरे पास आया किसी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह लेने, जहां पर भी ना ले नहीं आता है वहां पर टू प्लस वर्ब की फल, टू सीख, सलाह, टू सीख, लेने के लिए बोल रहे हैं, टू सीक एडवाइस। अब यहां दोबारा से आए, किसी महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा है, किसी चीज पर, टू सीक एडवाइस ऑन सम इंपॉर्टेंट मैटर, ठीक है। अब आप ये सोचोगे ये पहले हमने क्यों लगाया, टू सीक एडवाइस हमने पहले इसलिए लगाया है क्योंकि विषय पर, किस पर, ठीक है, किस चीज पर आएगा, तो वो आएगा भी सलाह लेने, एडवाइस किस चीज पर आएगा तो वो लास्ट में जो है वो यूज किया जाएगा। He came to me to seek advice on some important matter, लिख लो भाई, he came to me to get advice on some important matter, मैंने किसी में लग दिया तो some लिख दिया, on an important matter, ये भी ठीक है, सही है, सही है। यहां तक देख लो भाई सभी लोग।